शुभ सायंकाल। संस्कृत के प्रेमियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे साथियों, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि लोग अलग अलग अपने ज्ञान को इस यंत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और काफ़ी लोग उस ज्ञान का लाभ ले पाते हैं। ये देख कर के मेरे मन में भी रुचि हुई है कि मैं भी कुछ जो भी अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं भी आप लोगों के सामने इसकी प्रस्तुति रखूं। यद्यपि संस्कृत के अलग अलग ग्रामर के पार्ट विद्वानों के द्वारा डाले गए हैं यूट्यूब में, पर मुझे लगा कि शायद लोगों को मेरा भी समझाना और मेरा भी ये तरीका अच्छा लगे, इसलिए मैंने भी आज से प्रारंभ करने का शुभ संकल्प किया है। मैं भारतीय विद्या भवन संस्कृत परीक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा नाम शिव गोपाल मिश्र है। मैं बहुत ही अच्छे विद्वानों के संपर्क में रहा हूँ और उनसे पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे मेरे आदरणीय गुरु जी त्रिविक्रमाचार्य त्रिपाठी, जो भगवत स्वरूप थे, इसी प्रकार स्वर्गीय डॉक्टर रामरूप मिश्र जी से भी मैंने उसके बाद अध्ययन अध्यापन किया। तो जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने ज्ञान के अनुसार इसको विद्वान लोग भी सुने, ऐसा मैं चाहूँगा। और उनको लगे कि इसमें कुछ और ऐड करना है तो ज़रूर मुझे अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार है। और ज्ञान जो है वो अनंत है हर एक विषय का, और संस्कृत तो सागर है। तो मैंने उसको सरल करके और महर्षि पाणिनि जी के कुछ सूत्र भी रखे हैं हर एक संधि के। तो आज मैं स्वर संधि की प्रस्तुति आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा तो मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे निरंतर छोटे छोटे यूट्यूब के माध्यम से ग्रामर का जो पार्ट है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो आज छात्रों एवं मेरे मित्रों, आज मैं स्वर संधि के जो पार्ट हैं उसके 8 प्रकार हैं, वो 8 प्रकार की प्रस्तुति मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहले संधि आती है। स्वर का मतलब होता है, वो आप जानते हैं। तो स्वर संधि का मतलब है कि जो भी इसमें संधियाँ होंगी वो स्वर को लेके होगी। संधि का मतलब होता है दो कंप्लीट शब्द अथवा इनकम्प्लीट शब्द को ज्वाइंट करके एक शब्द कर देना संधि है। और उसका विच्छेदन होता है कि दो कंप्लीट शब्दों को अलग अलग करना वो उसका विग्रह हो जाता है। तो स्वर संधि की सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। पाणिनि जी का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ 3 पद हैं। जो हमारे विद्वान साथी लोग व्याकरण की परंपरा से पढ़े हुए हैं उनको तो ये सब पता ही है कि अक क्या है, सवर्ण क्या है, दीर्घ क्या है। तो ये हम सबके लिए अपनी बात रख रहा हूँ। जो विद्वान हैं उन्हें तो केवल सुनना है और मुझे आशीर्वाद देना है और अपने परामर्श सलाह मुझ तक पहुँचानी है। और जो विद्यार्थी हैं उनको शायद सीखने का मौका मिलेगा। तो अक का मतलब यहाँ होता है आ, ई, उ, री और री। अक में आ जाते हैं आपके आ, ई, उ, री और री। ये 5 स्वर आते हैं। इनको दीर्घ होता है। यद्यपि री जो है वो केवल ह्रस्व है, दीर्घ होती ही नहीं। बहुत लोग री को ऐसा मानते हैं कि री एक व्यंजन और स्वर का मिक्सअप है, लेकिन री एक स्वतंत्र स्वर की तरह प्रयोग की जाती है। री एक स्वर है और री केवल ह्रस्व होती है, वो दीर्घ होती ही नहीं है। तो जो सवर्ण दीर्घ संधि हम आपको बताएंगे वो केवल 4 स्वर में आ, ई, उ और री। क्यों? क्योंकि ये 4 जो स्वर हैं ये ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। तो दीर्घ उनको ही होगा जो ह्रस्व भी हैं और जो दीर्घ भी होते हैं। जो केवल ह्रस्व हैं, दीर्घ नहीं होते,
तो उनको हम दीर्घ संधि में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए री को नहीं लेते। आ, ई, उ और री ये ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, दोनों परिस्थितियों में दोनों तरफ छोटा आ है, अथवा एक बड़ा और एक छोटा है, अथवा दोनों आ बड़े हैं तो भी दोनों को मिला करके एक ही आ रह जाएगा और वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। वो शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द ह्रस्व है अथवा कौन सा शब्द दीर्घ है। आप देख पा रहे हैं कि आ अथवा छोटा आ या बड़ा आ हो तो भी आ होता है, और उसके अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो दीर्घ संधि का मतलब है दो समान स्वर होने पर दोनों को मिलकर के एक बड़ा स्वर हो जाता है। सेम आ से आ का रूल है, इसी प्रकार ई से ई का है, इसी प्रकार उ से उ का है, और इसी प्रकार री से री का है। इन चार स्वरों में ए संधि होती है। आ प्लस आ हुआ, जैसे देश प्लस अटनम, तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं छोटा आ है। देश में जो शंकर में का शा है उसके अंदर आ ऐड है, क्योंकि जब शा का आप विच्छेद करेंगे तो शा प्लस आ होगा, शा इनकम्प्लीट दिखाई देगा। तो शा के इंड में आ है और उधर अटनम में आ है, दोनों को हमने कंप्लीट किया तो शब्द बन गया देशाटनम। ऐसे ही आ से आका राम अवतारः, देव आलयः, फल आहारः, विद्या अभ्यासः, पुस्तक आलयः। तो आप विद्या प्लस अभ्यासा में देख रहे हैं, विद्या में बड़ा आ है, अभ्यासा में छोटा आ है, तो दोनों को मिला करके एक कंप्लीट दीर्घ स्वर ही दिखाई देगा। पुस्तक प्लस आलया में पहला छोटा है और आलया का बड़ा है। और ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जब दोनों तरफ बड़ा आ है, जैसे विद्या प्लस आलया, इसमें नहीं दिया है, पर विद्या प्लस आलया में दोनों तरफ बा आ की मात्रा जो है दीर्घ है, तो भी एक दीर्घ आ ही दिखाई देगा, एक उसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये आ प्लस आ का जो रूल है, ये सेम रूल ई के साथ भी घटेगा, आप एग्जाम्पल में देख सकेंगे। और उ से उ में यही रूल है, री से री में भी यही रूल है। केवल आपको यही समझना है, सही शब्द जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि शब्द में कहाँ उ की मात्रा छोटी होती है और कहाँ बड़ी होती है। हम बाद में इसके प्रैक्टिस भी आपको देंगे और इसका नोट्स भी आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करूँगा, तो आप देख सकेंगे। इसके प्रैक्टिस भी आपको हम भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि यदि आप रेगुलर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मेरे इस ऑडियो को सुनेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसमें री से री का जो आप देख पा रहे हैं, वो री की मात्रा बड़ी नहीं आई कंप्यूटर में, हालांकि पितृ प्लस ऋणम में त्रि में 2 फोल्ड आना चाहिए, 2 बार फोल्ड होगा तभी बड़ी री की मात्रा समझी जाएगी। तो यहाँ नॉर्मल त्रि दिखाई दे रही है, तो आप समझ लेना है यहाँ त्रि बड़ी है, पितृ प्लस ऋणम दोनों को ज्वाइंट करने पर त्रि में ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। और ऐसे ही मातृ प्लस ऋणम में भी री की मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ 2 बार फोल्ड होगा तब ई की मात्रा दीर्घ मानी जाएगी। अब मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए आज आपको सारी संधि आपको बतानी है, स्वर संधि की। ज़रूरत हुआ तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि अलग अलग करके समझाऊं और उसको क्लियर करूं, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमें जल्दी में हम आपको ये दे रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है, आज मेरा पहला दिन है, तो मेरा ये संकल्प है, मन का विचार है कि मैं आज सारी संधि आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आपको दोबारा भी हम समझा सकेंगे। अब ये आ जाती है दूसरी संधि, हमने गुण संधि रखी है। गुण संधि का पहला सूत्र पाणिनि जी का है आद गुणः। बहुत संक्षेप में हम सूत्र एक एक रखे हैं संधि के। तो गुण का मतलब होता है गुण हो जाना। गुण हो जाना मतलब ए, ओ, अर और अल। गुण शब्द का मतलब है वैसे ए, आ, ए, ओ। यदि हम विद्वत परंपरा से कहें तो गुण संज्ञा 3 की होती है, आ, ए और ओ की। लेकिन जो यहाँ चेंजेस आता है वहाँ इस प्रकार से होता है, आ प्लस ई को ए, आ प्लस उ को ओ, आ प्लस री को अर और आ प्लस री को अल।
हालांकि आ प्लस ली का एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है हमें प्रयोग में। हमें नॉर्मली आ प्लस ई, आ प्लस ऊ और आ प्लस री के ही प्रयोग मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने चारों आपके सामने रखे हैं। गुण संधि के चारों प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो यहाँ जो आ प्लस ई का रूल है वो आ छोटा हो अथवा बड़ा, किसी भी परिस्थिति में ई छोटी हो अथवा बड़ी, छोटे और बड़े का अंतर या भेद नहीं रखा जाता, क्योंकि जो पाणिनि जी के चतुर्दश सूत्र हैं अयूण रिलरे का, वहां पर दीर्घ का विधान अलग से नहीं बताया गया। हरस्व से हम दीर्घ को समझते हैं, हरस्व का ही भेद होता है दीर्घ और प्लुत, इसलिए जहां भी ये बात आती है वहां हरस्व और दीर्घ दोनों लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपके ऊपर शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ ई की मात्रा छोटी होगी, कहाँ ई की मात्रा बड़ी होगी, कहाँ आ का मात्रा बड़ा होगा, कहाँ आ का मात्रा छोटा होगा, वो शब्द पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ज्वाइंट हो जाएगा वो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ तो आपको ए ही दिखाई देगा, बड़ा आ और छोटी ई, अथवा बड़ा आ और बड़ी ई। जैसे रमा प्लस ईशा किया आपने, तो रमा में बड़ा आ है और ईशा में बड़ी ई है, तो दोनों को ज्वाइंट करने पर ए ही दिखाई देगा। ऐसे छोटा आ और छोटी ई के साथ भी करेंगे तो भी आपको एक ही मात्रा ही दिखाई देगी। और संस्कृत जानना मेरे मित्रों और मेरे बच्चों इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत का जानकार ही सही शब्दों का अर्थ समझ सकता है। तो एक सामान्य नॉर्मल संस्कृत सबको समझनी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। हम रमेश किसी व्यक्ति का नाम समझ सकते हैं, पर जो संस्कृत का विद्वान होगा या संस्कृत का जानकार होगा वो समझेगा रमा प्लस ईशः। तो रमा माने लक्ष्मी, ईश मतलब उसका मालिक भगवान विष्णु, तो रमेश शब्द का मतलब होगा विष्णु भगवान। तो शब्दों के जो मीनिंग सही जानना है उसके लिए भी हमें संस्कृत जानने की परम आवश्यकता होती है, संस्कृत हमें सीखना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आ प्लस ई का ए होता है, सेम उसी प्रकार आ प्लस ऊ को ज्वाइंट करने पर ओ हो जाता है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आ और ऊ का जो रूप है ओ में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर भी वही रूल है कि आ छोटा हो अथवा बड़ा, और उसके बाद सेकंड शब्द का पहला अक्षर जो ऊ है वो छोटा हो अथवा बड़ा, लेकिन दोनों को हम जब मिक्स करते हैं तो ओ की मात्रा ही बनेगा। ऐसे ही तीसरा जो प्रकार है आ प्लस री का, आ छोटा हो अथवा बड़ा, उसके सामने री छोटी हो अथवा बड़ी। मैंने यहाँ बड़ी री का एग्जाम्पल नहीं रखा, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ते हुआ मुझे 12 साल और बच्चों को सिखाने का भी सौभाग्य जो भी मिला वो भी हो गया 15 से 20 साल, तो मैंने बड़ी री का कहीं देखा नहीं, इसलिए मैंने छोटी री ही रखा है कि आ छोटा हो अथवा बड़ा, उसके सामने री हो तो अर हो जाता है। हालांकि बड़ी री होगा तो भी होगा, अर ही होगा, लेकिन बड़ी री का एग्जाम्पल हमें मिला नहीं, इसलिए हमने सिंगल री का ही रखा है, छोटी री का ही रखा है। तो यहाँ पर भी अर होता है तो देवर्षि बनता है, मतलब आ और री दोनों की जगह पर, देव का जो आ है और ऋषि का जो री है, उन दोनों की जगह पर अर हो जाएगा, तो वह आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, री आपकी गायब हो जाएगी, अर बीच में बैठ जाएगा, तो वा इनकम्प्लीट आ से मिलेगा, और रा जो है ऊपर प्रयोग होता है। रा जब इनकम्प्लीट होता है तो सामने वाले व्यंजन के साथ ऊपर लिखा जाता है, और यदि स्वर होता है तो इनकम्प्लीट व्यंजन स्वर से मिल जाता है। ये रा का जो ऊपर लिखने की परंपरा है वो रा की है, तो यहाँ पर रा हम ऊपर कर देते हैं तो देवर्षि बनता है। और आ प्लस जो री है उसको अल हो जाता है, तो यहाँ लिकारा दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये टाइपिंग का मिस्टेक होगा, यहाँ री होना चाहिए, रिकारा में री है, तब प्लस लिकारा, इसका मैं करेक्शन करके भेज दूंगा, तब प्लस लिकारा, ला में री की मात्रा है, तो वा में आ और री इन दोनों के जगह पर अल हो जाता है, तो वा इनकम्प्लीट आ से और ला इनकम्प्लीट वा से, तो शब्द बनता है तवलकारः। तो इस तरह से हम कम समय में आपको गुण संधि समझाया। अब तीसरी संधि आ जाती है वृद्धि संधि। इसके भी 3 प्रकार हैं, लेकिन बच्चों को अधिक प्रयोग में आने वाले 2 ही प्रकार हैं, इसलिए मैं बच्चों के सामने 2 ही प्रकार रखा हूँ। इसका
अच्छा नीचे, ठीक है। अब इसका वृद्धि संधि का जो रूल है, वृद्धि जो है गुण के बाद ही वृद्धि आती है, तो कुछ गुण और वृद्धि की परस्पर समानता है, थोड़ा ही इसमें अंतर है। पूर्व पद जो हम लेते हैं आ प्लस आ का, ये सेम गुण में भी आप देखे होंगे गुण संधि में, और यही रूल वृद्धि संधि में भी है फर्स्ट पद का, कि पहला पद के इंड में छोटा आ अथवा बड़ा आ हो। सेकंड शब्द का पहला अक्षर यहाँ बदल जाता है। गुण संधि में ई अथवा ई था, लेकिन यहाँ ए अथवा आई है। फर्स्ट शब्द के इंड में लास्ट में अंतिम अक्षर आ होना चाहिए, वो आ छोटा हो अथवा बड़ा हो। और उत्तर पद का जो पहला अक्षर है वो ए हो अथवा आई हो, तो आई हो जाता है, जो हम व्यंजन में दो मात्रा दिखाते हैं। दूसरा जो रूल है, आ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ हो, तो औ हो जाता है। यहाँ आ प्लस री का आर भी होता है, लेकिन उसका भी प्रयोग कम आता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। हमने दो जो अधिक प्रयोग में आने वाले हैं उनका ही प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, आ प्लस ए अथवा आ प्लस आई हो जाता है। उनके एग्जाम्पल आपके इसमें लिखे हुए हैं। और आ प्लस ओ औ हो जाता है, तो इसके दो प्रकार हैं और इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। यहाँ वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, और आत ऐच, यहाँ दो शब्द है। आत मतलब बड़ा दीर्घ आ, और ऐच का मतलब आई की मात्रा। ऐच में दो शब्द आ जाता है, ए आई, ए ओ आई औ, चार स्वर आ जाते हैं। ऐच सॉरी, आई और औ आता है, ऐच में दो स्वर आता है, आई और औ। तो आ और आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि का मतलब इनको हम वृद्धि संज्ञा, इनका नाम देते हैं। संज्ञा का मतलब नाम। तो दीर्घ आ और आई और औ, इनकी हम वृद्धि संज्ञा करते हैं। तो आ प्लस छोटा अथवा बड़ा, उसके सामने ए अथवा आई आने पर दो मात्रा वाला जो व्यंजन के साथ दो मात्रा दिखाते हैं, स्वर में वो एक ही मात्रा होती है, ऊपर दिखाई देती है। तो इस तरह से आ प्लस ए आई, आ प्लस ओ औ हो जाता है। उसके एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए गए हैं। अब आ जाती है चौथी संधि आपके सामने, यण संधि। यण संधि का पाणिनि जी का सूत्र है इको यणचि। यहाँ तीन शब्द हैं, इक, यण और अचि। इक एक प्रत्याहार है, जो संस्कृत परंपरा से नहीं पढ़े हैं उन्हें इक का ये प्रत्याहार नहीं पता होगा। आपको इतना समझना है कि इक का मतलब ई, उ, री और री। इक में इक कहने से आपको चार स्वर समझने की आवश्यकता है, ई, उ, री और री। ये तो आप समझेंगे। और ये छोटे भी हों अथवा बड़े भी हों, ई छोटी हो तो भी, बड़ी हो तो भी, उसी प्रकार ऊ के साथ, उसी प्रकार री के साथ, और री तो बड़ी होती ही नहीं है। तो इनके सामने अचि यहाँ सप्तमी है। यणचि में यण प्लस अचि, यण में यणा जो है वो इनकम्प्लीट है, हलंत है। और अचि, अच शब्द जो है प्रत्याहार, उसका अचि जो है वो सप्तमी एक वचन का रूप है। तो आपको इतना समझना है कि इक मतलब ई, उ, री और री। यण मतलब या, रा, ला, वा। ये तो आप समझ सकते हैं। यण कहने से आपको चार व्यंजन समझना है, या, रा, ला, वा। और अच कहने से स्वर समझना है। अच माने स्वर, संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। तो यहाँ तीन पद हैं, इक, यण और अच। जो इक है मतलब ई, उ, री और रे, ये ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, इसके इनके सामने कोई भी असमान स्वर हो, सेम स्वर नहीं होना चाहिए। यदि सेम स्वर आप करेंगे, समान स्वर करेंगे, तो आपकी दीर्घ संधि होने लगेगी। तो अच तो होना चाहिए, लेकिन समान अच नहीं होना चाहिए। ई से ई नहीं होना चाहिए, डिफरेंट स्वर होना चाहिए। ऊ से ऊ नहीं होने चाहिए, ऊ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर हो। री से री नहीं होना चाहिए, री से री नहीं होने चाहिए। री का एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया गया है।
हम आपको बाद में भेज देंगे री का भी एग्जाम्पल। इसमें ई, ऊ और री तीन का ही दिया गया है। तो इनको या, वा, रा, ला हम लिक इक के अनुसार ही यण का यहाँ पर रखा है, या, वा, रा, ला। अब कई बार ये भी लगेगा कि ई के जगह पर या ही क्यों होता है, ऊ के जगह पर वा ही क्यों किया जाता है, री के जगह पर रा का ही विधान क्यों होता है, री के जगह पर ला क्यों होता है। तो ये उच्चारण स्थान की अपनी विशेषता है। हमें उच्चारण स्थान सिखाया जाता है संस्कृत में कि कौन से अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है। तो उच्चारण स्थान के अनुसार ही ई के जगह पर या किया, क्योंकि ई और या का उच्चारण स्थान सेम स्थान से किया जाता है। ऊ और वा का उच्चारण स्थान सेम स्थान से होता है, री और रा का, री और ला का। तो आपने समझा कि जो ई है, फर्स्ट शब्द के इंड में प्रथम पद का अंतिम स्वर ई होना चाहिए, वो ई छोटी हो अथवा बड़ी हो। और उत्तर पद जो दूसरा शब्द हो, उसका पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, पर ई से ई ना हो, दूसरा कोई भी हो। इसी प्रकार ऊ से ऊ के लिए कहा, सेम री के लिए कहा, और री के लिए भी यही रूल है। तो आपने देखा इति प्लस आदि है, तो इति में जब आप ती को अलग अलग करेंगे तो ता प्लस ई होगा, ता इनकम्प्लीट प्लस ई छोटी। इंड में लिखने जब हम लिखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, पर जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ती में आप देखेंगे कि ता प्लस ई है, इंड में ई है, तो ई को हम या में चेंज कर देंगे। ई जो है या में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ता आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जो ई के जगह पर या हो रहा है वो भी इनकम्प्लीट होगा। तो ता और या दोनों इनकम्प्लीट होकर के स्वर से मिलते हैं आदि के आ से, तो आपका शब्द बन जाता है इत्यादि। इसी प्रकार ऊ के साथ, इसी प्रकार री के साथ। री में थोड़ा समझना है कि जो पितरी में आपको री दिखाई दे रही है, वहाँ दो शब्द है, ता और री। तो री एक स्वर है और ता एक व्यंजन है। तो जब री को आप रा में चेंज कर देंगे, वो रा इनकम्प्लीट होगा, और ता से आप री निकाल के री को रा कर रहे हैं, तो ता भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ता और रा का जब हम संयोग करते हैं तो त्रा बनता है, और वो त्रा जो है इनकम्प्लीट आ से मिलेगा, तो आपका बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। और री के एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए कि री प्लस आकृति है जो इसमें त्रुटि रह गई है, वो मैं संशोधन करके आपको यूट्यूब के बाद में आपको अपलोड कर दूंगा। तो री प्लस आकृति, तो री एक कंप्लीट स्वर है, री को आपने ला कर देना है और ला को आकृति के आ से मिला देना है, तो आपका शब्द बन जाएगा लाकृति। अब आपकी पांचवी संधि है अयादि संधि, जिसका पाणिनि सूत्र है, पाणिनि जी का सूत्र है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, जिसका मतलब हुआ एच। एच का मतलब हुआ ए, ओ, आई, औ। एच शब्द कहने से, एच एक प्रत्याहार है, जो मेरे संस्कृत के जानकार विद्वतगण हैं वो तो सरलता से समझेंगे कि एच एक प्रत्याहार है, लेकिन जो संस्कृत सीखना चाह रहे हैं या सामान्य जानते हैं, वो भी जाने कि एच का मतलब ए, ओ, आई, औ, चार स्वर लेना है। एच में भी चार स्वर लेना है, ए, आई, ओ, औ। और अय, अब, अय और आव, ये चार हैं, अय, आय, अब और आव। और उनको एक साथ सूत्र करके लिखा गया एचो यव यावह, एचो यवा यावह। इसमें भी संशोधन है सूत्र में, मैं इसका भी करेक्शन करके डालता हूँ, एचो यवा यावह का भी मैं देखता हूँ। तो ये सूत्र में कहा कि ए, आई, ओ, औ, ये जो चार स्वर हैं, इनके सामने कोई भी स्वर हो, समान स्वर हो अथवा असमान स्वर हो, ए, आई, ओ, औ के बाद, यहाँ सबके एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, मैं सबका एग्जाम्पल करके आपको भेजूंगा। ए, आई,
ओ, औ, ये 4 स्वर हैं। इन चारों स्वर को क्रमशः ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव हो जाएगा। ए को अय या जो है इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे ने प्लस अनम है, तो ने में जो ए है ना प्लस ए, तो आपको एक आपने ए को अय में चेंज कर दिया, तो ना आपका इनकम्प्लीट हो गया। तो अय के आ से मिल जाएगा तो बन जाएगा नय, और या इनकम्प्लीट है तो आ से मिल जाएगा तो आपका कंप्लीट शब्द बन जाएगा नयनम। और इसी प्रकार हरे प्लस ए हरए, विष्णु प्लस ए विष्णवे। यहाँ पर आई और औ का एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं जो भी इसमें रह गया है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकेंगे। और चाहिए तो सेम संधि में अगले भी यूट्यूब में इसी को समझा के दोबारा भी डालूंगा, कि जो कुछ रह गया है आपको और क्लियर हो, ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि दो बार एक ही संधि की चर्चा में दो यूट्यूब में करूंगा। इसमें कुछ रह गया हो तो उसमें आपको और क्लियर मिलेगा, और जो इसमें संशोधन है, जो कुछ हम एग्जाम्पल छूट गए हैं, वो भी ऐड करना रहेगा मुझे। अब जो छठी संधि है वो पूर्व रूप संधि है, और उसमें पाणिनि जी का सूत्र है एंगः पदांता दति, जिसका अर्थ है एंग का मतलब हुआ ए और ओ। एंग शब्द से हमें केवल 2 स्वर लेने हैं। एंग कहने से केवल 2 स्वर लेने हैं, ए और ओ। और अति का मतलब यहाँ छोटा आ है। अभी तक जो हम आ और ई की मात्रा जो भी बता रहे थे आप, वहाँ ह्रस्व और दीर्घ का अंतर नहीं था, हमें दोनों को उसमें सम्मिलित करना होता था। लेकिन यहाँ पर जो हम पूर्व रूप संधि समझाने जा रहे हैं, इसमें अति कहने से हमें केवल छोटा आ लेना है, दीर्घ आ यहाँ ग्रहण नहीं किया जाएगा। कि फर्स्ट शब्द के इंड में पहले पद के अंत में, पहले शब्द के अंत में ए अथवा ओ हो, पहले शब्द के अंत में ए हो अथवा ओ स्वर हो, और सेकंड शब्द जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर छोटा आ होना चाहिए। तो ये जो आ है उसको ए के साथ मिला देंगे, और उसका भी मिलाने का फायदा है कि हम पढ़ते समय उसका प्रोनाउंस, उसका उच्चारण नहीं करते। हरे अत्र को जब हमने आ को ए के साथ मिला दिया, पूर्व रूप मतलब, पूर्व मतलब पहला, पूर्व का मतलब होता है पहला, फर्स्ट शब्द, रूप मतलब उसके स्वरूप में मिला देना। तो ये जो आ है वो उसको ए के रूप में मिला देंगे, तो उसका हम प्रोनाउंस नहीं करते। हरे व अंतेपि गोपलो गोपालो हम रामो वदत। पर ये लिखते कैसे हैं? जैसे हम इंग्लिश का यस लिखते हैं, ऐसे इसका हम अवग्रह इसको बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे हमें पता चले कि पहले यहाँ आ की मात्रा थी और उसका ये अवग्रह कर दिया गया है, तो इसका हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये हमें उच्चारण में फायदा है। हरे अत्र के जगह पर हरेव बोलते हैं, अंते अपि के जगह पर अंतेपि बोलते हैं, लेकिन वो अवग्रह लिखना जरूरी है जिससे हमें पता चले कि यहाँ छोटा आ था। लेकिन यहाँ छोटा आ होने पर ही अवग्रह होता है, दीर्घ आ होगा तो दूसरी संधि होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ केवल छोटा आ लेना है। अब आ जाता है सातवीं संधि, आ जाती है पर रूप संधि। पूर्व रूप मतलब पहला वाला शब्द, पर का मतलब होता है सेकंड शब्द, दूसरा शब्द। तो पूर्व रूप था, पूर्व वाले शब्द में हमें मिलाना होता था। पर रूप का मतलब है दूसरे वाले शब्द से मिलाना है। तो इसमें पाणिनि जी का सूत्र है पर रूप संधि में एंगी पर रूपम, और एंग का भी मतलब होता है ए और ओ। यहाँ भी एंग का मतलब है एंग, ये एंगी सप्तमी का रूप है, इसका मूल है एंग प्रत्याहार। और एंग कहने से हमें 2 शब्द समझना है, ए और ओ। तो ये फर्स्ट शब्द के इंड में ये पूर्व रूप संधि का उल्टा है पर रूप। आप देखेंगे वहाँ क्या था कि वहाँ पहला शब्द ए और ओ था, और दूसरा शब्द जो था उसका पहला अक्षर आ होता था। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जो पहला शब्द है
उसमें छोटा आ है, और जो सेकंड शब्द है उसका पहला अक्षर ए अथवा ओ है। लेकिन वहां पर क्या था कि कोई भी शब्द हो, और यहाँ क्या है कि उपसर्ग होना चाहिए। जो पहला शब्द है उसमें जो आ की मात्रा हो वो उपसर्ग के अंदर आ हो, वो उपसर्ग शब्द हो। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है या सीख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए या पता होगा कि हमारे उपसर्ग जो हैं 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये जो पररूप संधि होती है, ये पहला शब्द जो है उसमें छोटा आ तो होना चाहिए, लेकिन वो शब्द कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, उपसर्ग का शब्द होना चाहिए। दूसरा शब्द होने पर ये पररूप संधि नहीं होगी, वहां फिर वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पर प्रा प्लस एजते में वृद्धि संधि प्राप्त थी, उप प्लस ओषति में भी वृद्धि संधि प्राप्त थी, लेकिन हमें शब्द बनाना है प्रेजते उपोषति। तो व्याकरण जो बनाया गया है मित्रों, वो लक्ष्य सिद्ध्यर्थम ही व्याकरणम, तो साधु शब्द की सिद्धि के लिए ही व्याकरण बनाया गया है। तो यहाँ हमें प्रेजते और उपोषति की आवश्यकता है इन शब्दों को बनाने की। इसलिए उपप्रा और एजते में प्रा में जो आ है वो एजते के रूप में प्रविष्ट हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। उप में जो पा में आ है ओ के रूप में प्रविष्ट हो जाएगा। तो प्रा और उप का पा इनकम्प्लीट हो जाएंगे तो ए से मिल जाएंगे, तो प्रेजते और उपोषति बनेगा मित्रों। लास्ट संधि है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में आप देख रहे हैं कि उसका सूत्र है पाणिनि जी का ए दो देद द्विवचनम प्रागृह्यम, जिसका मतलब है कि ई दंत ऊ दंत ए दंत, ये जो दो संधियां हैं पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये अभी नॉर्मली कम प्रयोग होती है, लेकिन विद्वत परंपरा में और ग्रंथों में इनका भरपूर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हमें 8 प्रकार की संधि समझाने का मन हुआ कि जो स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो प्रकृति भाव में प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति भाव का कि जैसा है वैसा ही रह जाए, कोई चेंजेस ना आए शब्द में, उसे ही प्रकृति भाव कहते हैं। इन संधियों में हरि प्लस आगतौ, धेनु प्लस आगच्छतः, लते प्लस असंचिताम। तो आप देख रहे हैं हरि प्लस आगतौ में यण संधि प्राप्त थी, धेनु प्लस आगच्छता में भी यण संधि प्राप्त थी, लते प्लस असंचिताम में भी यण संधि प्राप्त है। पर हमें यहाँ संधि नहीं करना है, ऐसा पाणिनि जी का विचार था कि साधु शब्द बन रहे हैं, शायद शब्द में हमें प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में भी असुविधा हो, तो उन्होंने इसी तरह से इसका प्रयोग रखना था, आवश्यक था। इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया ए दुदित द्विवचनम प्राकृह्यम, जिसका अर्थ है कि ईदंत द्विवचन हो तो हरि हरि, हरि शब्द द्विवचन का रूप है, इकारांत पुलिंग द्विवचन में हरि आता है, दीर्घ। आगतौ आगतः आगतौ, तो सॉरी ईदंत हरि का लेंगे पहले पद का, और ऊदंत हो गया धेनु, धेनु धेनु, और एदंत द्विवचन हो गया लते, और इनके सामने स्वर हो तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, और इसका नाम है प्रकृति भाव संधि। तो मित्रों, मैंने कम समय में इन 8 संधियों की प्रस्तुति आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसमें जो भी अपूर्णता रह गई है वो भी मैं अपलोड करूंगा, और यदि आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस संधि का दोबारा भी आपके सामने रखूंगा, और दोबारा भी दूसरा भी वीडियो आपके सामने साथ मैं शेयर करूंगा। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका प्रेम और बड़ों का आशीष मिले, तो मेरा उत्साह बना रहे, मैं ये कार्य में निरंतरता बनाए रखूं, और जब भी मुझे समय मिले तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्रामर का पार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।